इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सुबह को चाय पापे का नाश्ता करवाकर घर से निकल आई। मेरी मुट्ठी में चंद सिक्के थे जो मैंने रात ही घर के कोने खुदरों से तलाश किए थे और जो बस भैया के घर पहुंचने तक ही काम आ सकते थे। उस वक्त तो यही गनीमत थे, वापसी के लिए भैया कुछ न कुछ दे ही देंगे। मैं इसी आस पर भैया के घर पहुंची थी तो वो आगे ऑफिस जाने के लिए तैयार डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। मेरे सलाम के जवाब में उन्होंने मुझे यूं देखा जैसे मैं इतनी सुबह कैसे और क्यों आई हूँ। भैया, वो अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, रात भर खांसते रहे हैं, मैंने थूक निकलते हुए बताया। तो भैया से पहले भाभी बोल पड़ी, अरे बुढ़ापे में तो हर इंसान खांसता है, याद नहीं ताया जी कैसे खांसा करते थे, उनके लिए कितनी दवाएं ली, कोई फायदा हुआ। मैंने बेबसी से भैया को देखा तो भाभी फिर शुरू हो गई, महंगाई देख रही हो, आसमान से बातें कर रही है, कितने अखराजात होते हैं, बच्चों की फीसें, बिलों की अदायगियां, राशन पानी। मेरा मियाँ एक कमाने वाला है, ऊपर से तुम महीने के आखिर में तुम पैसे मांगने आ गई हो, कहाँ से दे। अभी आलिया की फीस भी उन्होंने अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर दी थी और कुछ मेरे पास जमाते वो काम आए। मुझे भाभी की बातें बुरी नहीं लग रही थी, दुख तो भैया की खामोशी और इत्मीनान का था। उनके चेहरे पर मुझे ढूंढने से भी हल्की सी निदामत नजर नहीं आ रही थी तो मैं उठ खड़ी हुई और ना चाहते हुए भी भैया को मुखातिब कर गई। भैया, आप कितने दिनों से आए नहीं, अब्बा आपको याद कर रहे थे। हाँ, चक्कर लगाऊंगा, भैया बड़ी बेजारी से कहकर उठ गए तो मैंने बड़ी आस से उन्हें देखने लगी। शायद मुझे अपने साथ चलने को कहेंगे, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हुआ चला जाऊंगा, मगर वो तो भाभी को खुदा हाफिज कहकर चले गए। बैठो सालिहा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। भाभी ने ना जाने किस दिल से कहा, नहीं भाभी, मैं नाश्ता करके आई हूँ। मेरे हल्क से बामुश्किल आवाज निकली और फिर मैं रुकी नहीं, तेज तेज कदमों से बाहर आ गई। मेरी आंखें धुंधला रही थी और मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस चलती जा रही थी। दिन के आगाज पर सूरज की किरणों में अजीब सी चुभन थी, यूं लग रहा था जैसे बदन में मुसलसल सुइयां चुभ रही हों, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दुखन मेरे अंदर थी। इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान और मैं तन्हा। मेरी आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे। घर जाकर अब्बा को क्या जवाब दूंगी, वो बेचारे कितनी आस से मुझे देखेंगे और फिर मेरे पीछे उनकी नजरें भटकेंगी, शायद भैया आए हैं। और भैया, उफ, मेरे होंठों से सिसकी निकली थी। बड़े भैया पहलूठी की औलाद होने की वजह से अब्बा अम्मा की मुश्तरका मोहब्बत के हकदार थे और उनका पल्ला इसलिए भारी था कि उनके बाद दो बेटियां मरियम और मैं थी। ये नहीं था कि हम दोनों नजरअंदाज कर दी गई थी या हमारी कोई अहमियत नहीं थी, बस बात ये थी कि इकलौता चांद आसमान पर मुनफरिद नजर आता है। सो बड़े भैया ऐसे ही थे। स्कूल कॉलेज में 3rd डिवीजन लेकर आने वाले बड़े भैया यूनिवर्सिटी में एक हसीना के इश्क में गिरफ्तार हो गए और उम्र कैद की सजा के साथ उनके गुलाम बन गए। अम्मा के लिए ये सदमा गहरा और तकलीफ देने वाला था, क्योंकि उन्होंने बड़े भैया के लिए अलग ख्वाब सजा रखे थे। यूं मिट्टी में मिली कि अम्मा भी मनो मट्टी तले जा सोई। अब्बा ने कड़वा घूंट भरा और अपने कमरे तक महदूद होकर रह गए और भाभी रवायती रस्मों की किताबें पढ़कर आई थी। नंदों और ससुर को बर्दाश्त करना दूर की बात, वो उन्हें देखना भी पसंद नहीं करती थी और वो इसका इजहार बरमला करती थी। बड़े भैया उनके इश्क में अंधे हो चुके थे, फिर भी इतनी मुरव्वत जरूर दिखाई कि हमें घर से निकालने की बजाय खुद ही अलग हो गए और ऐसे गए कि अब ईद बकरा ईद पर ही शक्ल दिखाते। फिर मरियम बाजी क्योंकि बड़े भैया से 5 साल छोटी थी और इंटर अभी किया था कि अम्मा की सेकंड कजन ने अपने बेटे सज्जाद के लिए उनको पसंद कर लिया। क्योंकि अम्मा के इंतकाल को अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, इसलिए अब्बा ने बहुत सादगी से मरियम बाजी को सज्जाद के साथ रुखसत कर दिया। और अब मैं अभी इंटर की स्टूडेंट थी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मैं बहुत सारा पढ़ना चाहती थी, MA PhD, और फिर मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगी, ये मेरे ख्वाब थे। अब्बा की बीमारी ने मेरा कॉलेज भी छुड़ा दिया। मुझे अपने ख्वाबों के अधूरे रह जाने का इतना मलाल नहीं था जितना अब्बा की बीमारी ने परेशान कर दिया था। मैं हमारे वक्त उनकी खिदमत में लगी रहती, लेकिन सिर्फ खिदमत से क्या होता है, दवा दारू भी तो हो। हमारी गुजर औकात सिर्फ अब्बा की पेंशन पर थी।
जिसमें दाल रोटी मुश्किल से चलती, दवा के पैसे कहाँ से लाती। पिछली 3 रातों से अब्बा बिल्कुल नहीं सोए थे। दमे का अटैक बहुत शदीद था। मैं पूरी रात उनकी पीठ सहलाती रही थी और अब मैं इसी सिलसिले में बड़े भैया के पास गई थी कि अब्बा को डॉक्टर को दिखा दे, लेकिन उनके कान पर तो जूं भी नहीं रेंगती थी। लोग बेटे की आरजू इसलिए करते हैं कि वो बड़ा होकर उनका सहारा बनेगा, लेकिन अब तो ये बातें ख्वाबो ख्याल हो गई हैं। मैं चलते चलते जाने कहाँ निकल आई थी। सूरज अब सवा नेज़े पर आ गया था। मेरे हल्क में कांटे चुभ रहे थे, टांगे अलग शल हो रही थी। मैंने हथेलियों से आंखें रगड़कर इतराफ का जायजा लिया तो मेरा दिल मजीद बोझल हो गया। सामने मरियम बाजी का घर था। मैं कितनी देर खड़ी उनके दरवाजे को तकती रही। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। वापस पलटने की हिम्मत थी न मरियम बाजी से मिलने की, क्योंकि उनके हालात भी बहुत अच्छी तरह जानती थी। बेचारी कितनी मजबूरियों में घिरी हुई थी। भरा परा ससुराल था। सास, ससुर, जेठ, जिठानी, 3 देवर और एक तलाक याफ्ता नंद जिसे मरियम बाजी से खुदा वास्ते का बैर था। उनकी खिदमतों से जो वक्त बचता वो मरियम बाजी के 2 छोटे बच्चों के हिस्से में आता था। मैंने सर ऊंचा करके आसमान को देखा कि शायद मेरे खुश्क हल्क में वही 2 बूंदे टपका दे, लेकिन वो तो सूरज की तमाजत में जल रहा था। तब ना चाहते हुए भी मैंने मरियम बाजी के दरवाजे पर दस्तक दे डाली और पहली दस्तक पर दरवाजा खुलने के साथ ही मरियम बाजी का चेहरा नजर आया तो मैं बेइख्तियार उनसे लिपट गई, लेकिन शुक्र है आंसू अंदर उतरकर रुसवाई से बचा गए। मुझे पता नहीं क्यों सुबह से ऐसे लग रहा था कि तुम आओगी। अब्बा की तबीयत कैसी है, उन्हें भी साथ ले आती। बच्चों की वजह से फुर्सत नहीं मिलती, वरना रोज सोचती हूँ तुमसे और अब्बा से मिल आऊं। मरियम बाजी मेरा हाथ पकड़े हुए नजर चुराकर बोलते हुए मुझे अपने कमरे में बिठाकर जल्दी से पानी ले आई तो मैंने झपटने के अंदाज में उनके हाथ से गिलास लेकर एक ही सांस में खाली कर दिया तो वो पूछने लगी, खाना खाओगी? लाऊं? नहीं बाजी, मैंने अपनी दुहाइयां देते पेट की एक नहीं सुनी और सहूलत से मना करके उनका हाथ पकड़कर अपने साथ बिठा लिया। बस आप कुछ देर मेरे पास बैठे। कहाँ से आ रही हो? मरियम बाजी मेरी शक्ल देखकर ठटकी। बड़े भैया के यहाँ गई थी। मैंने कोशिश से सरसरी अंदाज इख्तियार किया था। खैरियत? और खैरियत कहाँ थी, जब्त जवाब दे गया। आंसू इस रवानी से छलके कि मरियम बाजी समेटते समेटते थक गई। बस करो साहलिया, मुझे बताओ क्या हुआ है। मरियम बाजी खुद रूहान सी हो गई थी और उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब कुछ छुपाना भी मुमकिन नहीं था। मेरे आंसू ने उनको सब कुछ समझा दिया था। अब्बा की तबीयत खराब है, मैं यही बताने बड़े भैया के पास गई थी, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। बाजी मैं क्या करूं, मुझसे अब्बा की तकलीफ देखी नहीं जाती। काश मैं उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकती, मैं रोते हुए बोल रही थी। मरियम बाजी एकदम चुप हो गई, फिर उठकर अलमारी में जाने क्या तलाश करने लगी तो मैं उठ खड़ी हुई। मैं चलती हूँ बाजी, अब्बा अकेले हैं। हाँ 1 मिनट। मरियम बाजी ने फौरन अलमारी बंद की और अपनी बंद मुट्ठी मेरे हाथ में खोलकर मेरी मुट्ठी बंद कर दी। बाजी अभी ये थोड़े से पैसे हैं, तुम इनसे काम चलाओ, फिर मैं सजाद के साथ चक्कर लगाऊंगी तो हम अब्बा को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। लेकिन बाजी मुझे अपनी मुट्ठी में पैसे चुभने लगे थे, ये फर्ज तो भैया का था। अच्छा बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बाजी ने मुझे टोक दिया। फिर तसल्ली देते हुए मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई तो फिर मैं उनसे लिपट गई। बाजी अब्बा अच्छे हो जाएंगे ना? इंशाअल्लाह, अभी तो उन्हें तुम्हारी शादी करनी है। मरियम बाजी ने प्यार से मेरी ठोड़ी छूकर मुझे बहलाने की कोशिश की तो मैं मुस्कुराई और उनको खुदाफिज कहकर तेजी से चल पड़ी। अपने घर तक आते हुए मैं खुद भूख से निढाल हो चुकी थी। अब्बा का जाने क्या हाल होगा, मुझे और कुछ समझ नहीं आया तो बेकरी से डबल रोटी, अंडे और दूध लेकर निकली तो सामने अंकल हैदर ने पुकार लिया। हैदर अंकल हमारे मोहल्ले के मोतबर शख्स थे। गारमेंट फैक्ट्री थी। शराफत और सदाकत में पूरा मोहल्ला उनकी गवाही देता था। कहाँ से आ रही हो बेटा, बहुत थकी हुई लग रही हो, हैदर अंकल ने पूछा तो उस वक्त सिर्फ अब्बा का ख्याल था तो मेरी जुबान पर उनका नाम आ गया। जी वो अब्बा। हाँ अब उनकी तबीयत कैसी है? जी बस मेरी आंखों में फिर पानी जमा होने लगा तो मैंने सर झुका लिया। बेटा कोई परेशानी की बात हुआ करे तो बिला झिझक कह दिया करो, तो मेरी अपनी बेटी की तरह हो। मैं शाम को आऊँगा तुम्हारे अब्बा को देखने, वो शायद जल्दी में थे। मेरा सर थपक कर चले गए तो मैं उनके खुलूस को दिल से महसूस करते
हुए घर आई तो अब्बा की खांसी ने मेरा इस्तकबाल किया। अब्बा, मैंने भागकर धोरे होते हुए अब्बा को थाम लिया और उनकी पीठ सहलाने लगी। कुछ देर बाद अब्बा कदरे पुरस्कून हुए तो पूछने लगे, क्या हुआ भाई, मिला या बाहर से ही तुम्हें टरखा दिया? मिले थे अब्बा, बाहर से क्यों टरखाएंगे? मैंने फौरन रूठे अंदाज में कहा। फिर आया नहीं तुम्हारे साथ? कल आने को कहा था, अभी उन्हें जरूरी मीटिंग में जाना था। मैंने महज अब्बा की तसल्ली के लिए झूठ बोला तो मैंने उनके चेहरे पर इस्तेहज़िया मुस्कुराहट झलक दिखलाकर गायब हो गई। फिर मेरा हाथ थाम कर बोले, बेटा बाप से झूठ नहीं बोलते, जब आप जानते हैं तो क्यों पूछते हैं? अपनी तसल्ली के लिए या फिर खुद को झुटलाना चाहता हूँ। अब्बा की खुद गुलामी सुनकर मैं वहाँ से उठ आई। शाम को हैदर अंकल आए तो अब्बा के लिए ढेरों फल, बिस्किट और जाने क्या कुछ लेकर आए। मुझे अपनी कमाईगी पर शिद्दत से रोना आया और बड़े भैया पर गुस्सा। हैदर अंकल कुछ देर अब्बा के पास बैठे, फिर जाते हुए मुझसे कह गए कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक कह देना। हाँ, मुझे जरूरत है बहुत सारी चीजों की, अपने लिए नहीं अब्बा के लिए। इस रात में जाने किस से लड़ रही थी। मेरे लिए सब कुछ मेरे अब्बा हैं और मैं उन्हें सारी नेमतें देना चाहती हूँ तो दो, किसने मना किया है? लेकिन याद रखो, नेमतें यूं बैठे बिठाए नहीं मिल जाती, हाथ पांव चलाने पड़ते हैं। मुझे झंझोड़ा गया था। मैं बौखलाकर एहतजाज करने लगी। सुनवाई नहीं हुई तो मैं खाइफ होकर सो गई, लेकिन सुबह नए अज़्म के साथ उठी थी। अब्बा, मैं हैदर अंकल को कहूँगी मुझे कहीं जॉब दिला दें। कहीं क्यों, अंकल की अपनी फैक्ट्री है ना। मैंने हैदर अंकल के लाए हुए सेब काट कर अब्बा को खिलाते हुए कहा तो वो मेरा चेहरा देखने लगे। ठीक है अब्बा, अभी मेरी तालीम ज्यादा नहीं है, मैं साथ साथ पढ़ भी लूंगी। मैं यही समझी अब्बा मेरी अधूरी तालीम जताएंगे, लेकिन वो बहुत दुख से बोले, अब ये वक्त आ गया है। कोई बुरा वक्त नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं जॉब करूंगी, मजीद पढ़ूंगी बस। मैंने फैसला सुना दिया। कुछ नहीं बोले, अलबत्ता उनके चेहरे की लकीरों में इजाफा हो गया था। मुझे जॉब के लिए तरद्दुद नहीं करना पड़ा। हैदर अंकल ने अपनी फैक्ट्री में मुझे लड़कियों के डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर बना दिया और अब्बा की वजह से वक्त की कैद भी नहीं रखी। मैं सुबह 10 बजे अब्बा और घर के सारे काम निपटा कर फैक्ट्री जाती और 5 बजे वापस आ जाती तो रात के खाने के बाद 11 बजे तक पढ़ भी लेती। और फिर ये शायद मेरी मसरूफियत थी या मेरा आज़्म के मैंने जलना, कुड़ना और अपनी बेबसी का मातम करना बंद कर दिया था। इसके बरअक्स मैं अपने अच्छे दिनों के ख्वाब देखने लगी थी और मेरे ख्वाब, मेरी सोचों का महवर सिर्फ मेरे अब्बा थे। रात में जब मैं पढ़ने बैठती तो किसी वक्त मेरी नजरें किताब से हटकर अब्बा पर ठहर जाती। मुझे उन पर बहुत तरस आता। बिल्कुल हड्डियों का ढांचा थे, हालांकि ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी। उनसे ज्यादा बड़ी उम्र के बूढ़े न सिर्फ चलते फिरते बल्कि काम काज भी करते थे, शायद इसलिए कि उन्हें अच्छी खुराक और सबसे बढ़कर औलाद का सुख उनको मैसर नहीं था। काश भैया को एहसास होता खुद कितने ऐशो आराम से रहते हैं और अब्बा का जरा ख्याल नहीं। इस वक्त मेरा दिल दुख से भर गया और अचानक एक ख्याल कि अब्बा को कुछ हो गया तो नहीं, मेरा दिल किसी अथाह में डूबने लगा। अब्बा को कुछ नहीं होगा, मैं तनख्वाह मिलते ही अब्बा को अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी, फिर उनकी खुराक का बहुत ख्याल रखूंगी, फल, जूस, सूप, फिर अब्बा बहुत जल्दी बहुत अच्छे हो जाएंगे हैदर अंकल की तरह। और फिर मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद अब्बा जी के लिए पहली तनख्वाह मिलते ही मैंने ढेरों फल खरीदे और आइंदा के लिए बहुत कुछ सोचती हुई घर आई तो अब्बा इत्मीनान से सो रहे थे। अब्बा, मेरी आवाज की खनक किसी ने नहीं सुनी और चंद लम्हों बाद मेरी चीखों से सारा मोहल्ला दौड़ा चला आया था। अब्बा, मेरे प्यारे अब्बा चले गए और मेरी दुनिया वीरान हो गई। बड़े भैया दुनिया दिखावे को 3 दिन आए जरूर, लेकिन मुझसे झूठे मुंह भी साथ चलने को नहीं कहा और ना उन्हें ये तशवीश थी मैं अकेली कैसे रहूंगी। अलबत्ता मरियम भी बार बार ये बात दोहरा रही थी तो मैंने कह दिया, मेरी फिक्र ना करें बाजी, मैं अपने घर में हूँ। अपने घर में तो हो, लेकिन अकेली हो गई हूँ तो अकेली ही रहूंगी। मैंने बाजी को खामोश करवा दिया था। फिर कितने दिन गुजर गए, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रह गया था। मैं सारा वक्त अब्बा के खाली तख्त को देखती रहती। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने उनके लिए और उन्हीं के लिए मैंने हिम्मत बांधी थी। वो नहीं रही तो हिम्मत भी टूट गई। लेकिन फिर हैदर अंकल के समझाने पर मैंने फिर से फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया, जिससे काफी हद तक मेरा ध्यान बट गया। अब घर के काम ना होने के बराबर थे।
मैंने दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। 2 साल में ग्रेजुएट हो गई और उसके बाद मैंने मुख्तलिफ कोर्स करने शुरू कर दिए जो अच्छी जॉब के लिए बहुत जरूरी थे। इस दौरान मैंने घर की हालत काफी बेहतर कर ली थी, वैसी ही जैसी मैं अब्बा के लिए चाहती थी। अब्बा की लकड़ी के तख्त की जगह बेड रख दिया और तसव्वुर करती कि अब्बा इस पर आराम से सोए हैं। छोटा फ्रिज ले लिया, रोज फल लाकर रखती। कोई फकीर सदा लगाता तो इसको वो फल निकाल कर देती, उससे मुझे बहुत तसल्ली होती थी। इन्हीं दिनों मैंने ख्वाब में अब्बा को देखा, सेहतमंद, हंसता खिलता हुआ चेहरा। मैंने खुशगवार हैरत में घर का पूछा था, अब्बा आप इतने सेहतमंद कैसे हो गए? इतने फल खिलाओगी तो सेहत नहीं पकड़ूंगा, अब्बा ने मुस्कुराते हुए कहा था। इसके बाद तो मैंने कभी नागा नहीं किया। मुझे यकीन मिल गया था कि मैं जो अब्बा के लिए फल खरीदती हूँ वो अब्बा ही खाते हैं। फिर वक्त भागता चला गया। मेरे हाथों में डिग्री के साथ मुख्तलिफ कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स आए तो फिर मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी सैलरी, लेकिन फिर उसी हिसाब से मेहनत में बहुत मसरूफ हो गई। इसके बावजूद मैं रोजाना अब्बा को फलों का तोहफा भेजना नहीं भूली। ख्वाह में कितनी उजलत में होती, रास्ते में जहाँ फलों की रेहड़ी नजर आती मैं कुछ फल खरीद कर फकीर को दे देती। बस अब ये हुआ था कि अब मैं फल छांट कर नहीं लेती थी क्योंकि अब मेरे पास इतना वक्त नहीं था। उस वक्त मैं ऑफिस से निकली तो शाम गहरी हो गई थी। फिर सर्दियों की आमद थी, फिजा में खनकी हो रही थी। फिर मैं इधर एक रिक्शा मेरे करीब आकर रुका, इधर मेरी नजर फलों वाली रेडी पर पड़ी तो मैं रिक्शा में बैठ गई और रास्ते में मुझे कोई फकीर नहीं मिला। लेकिन शुक्र है घर की गली में दाखिल हुई तो सामने से फकीर आता देखकर मैंने जल्दी से फल का शापर उसको थमा दिया, गोया अब ये मुझ पर बोझ होता था जिसे मैं फौरन उतार फेंकना चाहती थी और इसके बाद मुतमईन हो जाती। उस वक्त भी मेरी यही कैफियत थी। घर आकर मैंने खाना खाया, उसके बाद कुछ देर फोन पर मरियम बाजी के साथ गपशप की, फिर सोने के लिए लेट गई। मेरी यही रूटीन थी। सुबह क्योंकि ऑफिस के लिए जल्दी निकलना होता था इसलिए जल्दी सो जाती थी और शुक्र है कि मुझे नींद के लिए जतन नहीं करने पड़ते थे। मैं फौरन सो जाती थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंख खुल गई। मुझे किसी ने पुकारा था। कौन? मैंने घुप अंधेरे में इधर उधर नजरें दौड़ाई, कोई नजर नहीं आया लेकिन कोई था। मेरा दिल डूबने लगा। फिर एक झोंका आया और इस झोंके में वाज़ेह सरगोशी जिसमें हल्की सी सरजनिश ने मेरी रगों में लहू मुंजमद कर दिया। बेटा फल तो देकर लिया करो।